सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और आशा करता हूँ कि अभी तक जितने भी वीडियो गए होंगे आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो उसी सीरीज में हम लोग आगे की ओर अग्रसित होते हैं। तो आपके सामने पहले टॉपिक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो पहले कर लें। उसके बाद मैं इन टॉपिकों को बारी-बारी से समझाऊँगा, ठीक है? तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग पहले टॉपिक को देख लेते हैं, टॉपिक आखिर कहना क्या चाह रहा है। बाय मतलब क्या होता है सर? एक वर्ड आया है बाय। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाय। बाय मतलब होता है सर बाहरी और चोल मतलब होता है खोल या आवरण बोल सकते हैं। यानी कि बाय चोल मतलब होता है कि बाहरी आवरण। क्या है सर? बाहरी आवरण। तो कठोर बाहरी भित्ति को क्या बोला जाता है? बाह्य चोल। मतलब जो बाहरी भित्ति होती है जो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य चोल। जो स्पोरोपोलिनिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्पोरोपोलिनिन के बने होते हैं। जो सर्वाधिक ज्ञात क्या है? प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। क्या है? प्रतिरोधक तो है लेकिन वो क्या है? एक कार्बनिक सामग्री है। मतलब उसमें ऐसा समझिए कि किसी भी चीज का प्रतिरोधक तो है लेकिन उसमें कार्बन के अपघटक भी मौजूद हैं। ठीक है? किसके अपघटक मौजूद है? कार्बन के अपघटक मौजूद है। चूंकि बायोचोल इसलिए कठोर है क्योंकि स्पोरोपोलिनिन के बने होते हैं और जो स्पोरोपोलिनिन होते हैं वो ना लिक्विड के फॉर्म में होते हैं ना सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। वो दोनों के मिक्स होते हैं। ठीक है? अब इसी में आता है अगला टॉपिक सर, जनन छिद्र। जनन मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और छिद्र मतलब होता है छेद। ठीक है? तो जब छिद्र मतलब छेद, छेद मतलब ऐसे समझ लीजिए होल। तो जनरली जनन का जो छिद्र होता है परागकण के बाह्य चोल में, किसमें? परागकण के बाह्य चोल में जो सुस्पष्ट क्या होते हैं? द्वारक होते हैं। द्वारक मतलब जहां से कंपोनेंट का आवागमन होता है, या रंध्र होते हैं। रंध्र वही चीज है, मतलब जहां से कंपोनेंट का आवागमन दोनों होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। ये किसमें होता है? परागकण के बाह्य चोल में। किसमें? परागकण के बाह्य चोल में। इसके बाद टॉपिक आता है अंतःचोल। अंतः मतलब होता है अंदर। अंतः मतलब क्या होता है सर? अंदर। और चोल मतलब होता है सर आवरण। तो परागकण की जो आंतरिक भित्ति होगी, मतलब परागकण के अंदर की जो भित्ति होगी उसी को क्या बोलेंगे सर? अंतःचोल। मतलब परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या बोलेंगे? अंतःचोल। यह एक पतली कैसी होती है सर? पतली होती है और सतत परत होती है। मतलब सतत मतलब होता है कि लगातार परत बनते रहती है। मतलब इनका जो परत होती है एक तरह से मान लीजिए कि यंग है, मतलब दिखाने की कोशिश करें मतलब जवानी। ठीक है? तो पतली तथा सतत परत होती है जो किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज तो पता होगा सर, जब ग्लूकोज के अपघटक किसी कोशिका में जाकर समाहित हो जाते हैं तो उसको सेलुलोज बोलते हैं। और पेक्टिन जो होता है ये भी आपके अवरोधक ही है, या इसका जो लेयरिंग होता है सर वो मोटा होता है पेक्टिन। और आप लोग ये पेक्टिन के बाद एक और का जिक्र सुनिएगा, काइटिन। तो वो अभी नहीं पढ़ना है, वो हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है? तो उसके बाद आता है सर कायिक कोशिका। कायिक मतलब क्या होता है? कायिक मतलब होता है, काया मतलब होता है शरीर, इक मतलब आवरण, और कोशिका मतलब कोशिका, मतलब शरीर का जो आवरण बना हुआ है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। तो वैसे शरीर का काया जो कोशिकाओं से बना हुआ है उसे कायिक कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में आता है सोमेटिक सेल। क्या है? देखिए सोमेटिक सेल क्या है? एस मतलब स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकना। कोशिका कैसी होंगी? चिकनी होंगी। ये चारों तरफ से ऑक्यूपाई होंगी, घिरी हुई होंगी। इनके अंदर मैच्योरिटी होकर नए कंपोनेंट को ला सकते हैं। एटमॉस्फेरिक ट्रांसफर मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये अनुकूल वातावरण में ही अपने कंपोनेंट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए कायिक कोशिका आकार में कैसी होंगी? बड़ी होंगी, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होंगे? खाद्य भंडार होंगे, मतलब खाद्य पदार्थ इसमें मौजूद होंगे, तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होगा। और एक बड़ा केंद्रक तो होगा लेकिन वो क्या होगा? अनियमित। अनियमित कहने का मतलब है कि निश्चित नहीं होगा, कि फिक्स नहीं होगा कि कितने हैं। मतलब आकृति चेंजेबल हो सकती है। आकृति क्या हो सकती है? चेंजेबल हो सकती है। ठीक है? आई होप आपको 4 टॉपिक इधर अभी समझ में आया होगा। उसके तत्पश्चात हम लोग आगे की ओर आते हैं और एक टॉपिक आता है इधर। तब देखिए जनन कोशिका। जनन मतलब क्या होता है? जनन मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे या
मेल और फीमेल आपस में नहीं मिलेंगे, तो वो तो हम लोग को बाद में पढ़ना है। तो जनन कोशिका आकार में कैसी होंगी सर? छोटी होंगी। आकार में कैसी होंगी? तो छोटी होंगी। और कायी कोशिका के जीवद्रव्य में मतलब कायी कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्या होता रहती? तैरते रहती। मतलब किसमें? कायी कोशिका के जीव द्रव्य में वो क्या करते रहेंगी? तैरते रहेंगी। क्या करते रहेंगी सर? तैरते रहेंगी। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा-सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पार्थेनियम क्या है? तो देखिए, भारत में यदि हम लोग बाहर से गेहूँ को आयात करते हैं या यानी कि भारत में आयातित गेहूँ के साथ आने वाली कैसी घास? गाजर घास की उपस्थिति क्या है? सर्वव्यापक हो गई है। अच्छा, वास्तव में गाजर घास है क्या? एक प्रकार का खरपतवार है, ठीक है? गाजर घास इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि गाजर का जो घास होता है, जिस तरह से होता है, मतलब सेम टू सेम देखने में भी ये वो भी उसी का जो आवरण होता है, वैसा ही होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गाजर घास। तो गाजर घास की उपस्थिति क्या हो गई? सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण के लिए मतलब पराग के कण के लिए क्या है? एलर्जी के कारक। यानी कि इससे परागकण को क्या पहुँचता है? नुकसान। किसको नुकसान पहुँचता है? पराग के कण को नुकसान पहुँचता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि परागकण का जो ग्रोथिंग लेवल है उसको डाउन करने का भी काम कौन करता है? पार्थेनियम। कौन करता है? पार्थेनियम। पराग खपत का यह दावा है कि ये खिलाड़ी एवं धावक अश्वों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। यदि मान लीजिए कि पराग खपत का अगर हम लोग ज़्यादा उपयोग करें, ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन सुने होंगे, स्टेरॉइड सुने होंगे, तो ये परागकण जो पराग खपत, इससे क्या होगा सर कि जो खिलाड़ियों में या धावक होंगे ना, अश्व दौड़ने वाले घोड़े, उन सब में कार्य दक्षता में क्या करता है? वृद्धि कर देता है। अनाजों जैसे धान, गेहूँ में परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने मिनट में खो देते हैं? लगभग मतलब एप्रॉक्स मान लीजिए, एप्रॉक्स 30 मिनट में अपनी एबिलिटी खो देते हैं। लेकिन जब बात गुलाबों की होगी, मतलब गुलाब के फैमिली की होगी, जिसको हम लोग रोजेसी बोलते हैं, लेगुमिनोसी और सोलेंसी, इनमें जो पराग के कण होते हैं महीनों तक अपना मतलब क्षमता बनाए रखते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे धान, गेहूँ जैसे अनाजों का, तो उसमें जो कार्य क्षमता होंगी सर, वो आपका कम होगा, मतलब 30 मिनट में आप अपने आप वो खो देंगे। परागकणों को किसमें? द्रव्य नाइट्रोजन में, यानी कि डिग्री कितना डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं हम लोग? -196 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं कि -196 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान में हम लोग परागकण को महीनों तक या वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर रेफरेंस में उसका उपयोग किया जा सके। तो आपको चैनल जो है वो बहुत अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? शेयर करें और लाइक करें, ठीक है? और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो उस पर आप हमारा अपना प्यार दीजिए। हाँ, अगर कुछ कमियाँ हैं तो उस कमियों को भी बताइए ताकि उसको सुधारा जा सके। और कोशिश मेरा यही रहेगा कि अब जो सीरीज़ चल रहा है वो धीरे-धीरे क्रमबद्ध हो। हाँ, हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि मैं लगातार 7 दिन नहीं दे पाऊँ, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि कम से कम 4 क्लास तो मैं हफ्ते में दूँगा ही, ठीक है? तो अब धीरे-धीरे हम लोग को जो क्रमबद्ध तरीके से है, अभी थोड़ा-सा 5 मिनट मिल रहा है, फिर समय बढ़ते जाएगा। लेकिन मेरा मेरा देखिए, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं 1-2 घंटे का क्लास ले लूँ, 4 घंटे का क्लास ले लूँ। मेरा मेन मोटिव है कि टॉपिक कम ही हो, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो इसी तरह से अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में या अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।